जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो की शुरुआत जो हुई थी वह 1951 से 1956 के बीच में रही पहली पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य जो था कृषि पर बल देना, सिंचाई, बुनियादी ढांचों का विकास। योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे, अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। इस योजना की रूपरेखा जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो यह सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए वो ह्यूम साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे एवो ह्यूम थे। वह एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे जिन्होंने भारतीयों और अंग्रेजों बीच संवाद का एक मंच प्रदान करने के लिए कांग्रेस की शुरुआत की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है कहाँ का मूल निवासी था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता का जन्म टाइगर मोरक्को में 1304 ईस्वी में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक और विद्वान थे जिन्होंने लगभग 30 वर्ष तक यात्रा की और 44 से अधिक देशों का भ्रमण किया। वह अपनी यतांत्र वृत्तांत रिहला में अपने अनुभवों को दर्ज किया है। इनकी जो पुस्तक का नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय राज्य में ब्लू माउंटेन स्थित है। आपसे पूछा है कि किस भारतीय राज्य में ब्लू माउंटेन स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू माउंटेन्स का असली नाम फावलंगपुई है। यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 2157 मीटर है। यह फावंगलपुई नेशनल पार्क में स्थित है और मिजोरम का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस पर्वत को स्थानीय लोग पवित्र पर्वत मानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। बुक्का जो है प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगम वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुक्का राय प्रथम और उनके भाई हरिहर प्रथम ने मिलकर संगम वंश की स्थापना की। यह विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक वंश था। इसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी जो कि वर्तमान कर्नाटक की है, वर्तमान कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश रहे हैं। कौन कौन से। तो पहला संगम वंश, दूसरा सालुब वंश, तीसरा तुलुब वंश। तुलुब वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था और चौथा जो था अराबिडु वंश। बुक्का प्रथम के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार और स्थिरता तेजी से बढ़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जीएसटी के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि जीएसटी के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएसटीएन कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटीएन का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है। यह एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जीएसटी से संबंधित सभी गतिविधियों जैसे पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, रिफंड आदि को तकनीक रूप से संचालित करता है। इसका पोर्टल जो है वह www.gst.government.in है। जीएसटी की स्थापना मार्च 2013 में हुई थी। मुख्यालय जो इसका है नई दिल्ली में है। जीएसटी कब लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था वह असम था। जीएसटी को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते
होते हैं भारत के वित्त मंत्री होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी खंडरों की दुनिया के समझ लाया था। आपसे पूछा है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी खंडरों को दुनिया के समझ लाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी एक ब्रिटिश सैन्य इंजीनियर और पुरातत्वविद थे। उन्होंने 1800 के दशक में शुरुआत में हम्पी के खंडरों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण किया था। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल भी कहा जाता है। उनके प्रयासों से विजयनगर साम्राज्य के वैभव और स्थापत्य कला की जानकारी विश्व तक पहुंची। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। माउंट एटना एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जिसकी गतिविधि प्राचीन काल से दर्ज की जा रही है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। आपसे पूछा है कि खानवा का युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। किन के बीच। तो यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर ने इस युद्ध में तुर्की तोपखाने और घुड़सवार सेना की रणनीति का उपयोग किया था। इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने अपने नाम के साथ गाजी की उपाधि धारण की। यह युद्ध राजस्थान के भरतपुर जिले के निकट खानवा नामक स्थान पर हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपसे पूछा कि विश्व में अभ्रक जिसे माइका बोलते हैं, आपसे पूछा कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक पाया जाता है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंसुलेशन सामग्री में उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। आपसे पूछा है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1519 में। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। यह हमला उसने भेरा पंजाब क्षेत्र पर किया था जो उस समय दिल्ली सल्तनत के अधीन था। बाबर ने बाद में कई आक्रमण किए जिनमें सबसे प्रसिद्ध 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था। किनके बीच में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की मृत्यु कब हुई। तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी 1530 ईस्वी में हुई थी। यह भी डेट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वह वेम्बनाड झील है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और यह केरल राज्य में स्थित है। चलिए झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो अभी हम लोग पढ़े लंबी झील तो वेम्बनाड झील है। यहां आपसे पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वह चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। लोकटेक झील कहाँ है। तो मणिपुर में। और सांभर झील जो है राजस्थान में है। सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है। आपसे पूछा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। इसे 1545 से 1549 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। यह अफगान स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण और इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है और चारों तरफ से पानी में घिरा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस वर्ष में पराजित किया गया था। आपसे पूछा कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को किस वर्ष में पराजित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर
क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1540 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज की लड़ाई, बैटल ऑफ कन्नौज को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है कन्नौज की लड़ाई को। यह युद्ध जो हुआ था वह 17 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? तो 17 मई 1940 को हुआ था बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। इसमें शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को निर्णायक रूप से हराया। इस हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर फारस भागना पड़ा। इस विजय के बाद शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की और दिल्ली की गद्दी संभाली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य मतदाताओं में जागरूकता फैलाना और युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए इसी दिन को चुना गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नादिर शाह ने किस वर्ष में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की? आपसे पूछा है कि नादिर शाह ने किस वर्ष भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1739 में। नादिर शाह फारस ईरान का शासक था। उसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया। इसके बाद वह दिल्ली पहुंचा और भीषण कत्ले आम व लूटपाट की। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? आपसे पूछा है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी वर्तमान में नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और एक ओंकार का संदेश दिया। इनका मुख्य उपदेश था सबका मालिक एक और नाम जपो किरत करो वंड छको। सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे, जिनमें अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सौंपी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपसे पूछा है यक्षगान जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य और नाट्य रूप है, या विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में लोकप्रिय है। बाकी बात यह हुई कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। पूर्व नाम था मैसूर राज्य। राज्य की भाषा है कन्नड़। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी और वर्तमान राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत है। लोकसभा की सीटें 28 है और राज्यसभा की सीटें 12 है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आपसे पूछा है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख धर्म का या धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। इसका संकलन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 ईस्वी में किया था। इनमें सिख गुरुओं की वाणी के साथ साथ संत कबीर, नामदेव, रविदास और संतों की वाणी भी शामिल है। इसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थापित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 15 अगस्त 1943 से 21 जून 1948 तक यह पद संभाला। इसके बाद सी राजगोपालाचारी इस पद पर नियुक्त हुए और वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।